स्टैंड का कॉन्सेप्ट क्या है? स्टैंड का मतलब बस साइकिल स्टैंड जैसा स्टैंड मत समझिएगा। नॉर्मली बस स्टैंड जहां बस खड़ी होती है, साइकिल स्टैंड जहां साइकिल खड़ी होती है, टेम्पो स्टैंड जहां टेम्पो खड़ा होता है, ये रोड साइड स्टैंड है। तो स्टैंड का कॉन्सेप्ट ये है जो आपके सामने दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक झोपड़ी नुमा झुग्गी टाइप कोई चीज है, उसमें छोटी सी दुकान है। देखिए लकड़ी का दरवाजा बना हुआ है, लकड़ी की सारी व्यवस्था है, यानी सारी काम चलाऊ व्यवस्था है। और इस काम चलाऊ व्यवस्था में कुछ गांव की चीजें बेची जाती हैं गांव के किसानों के द्वारा। ये है रोड साइड स्टैंड। मान लो ये तो स्टैंड है भी। आप कभी अगर लहसड़ी जाएं या इस बंदे के रास्ते से कभी आप अगर गोरखपुर गए हो तो आपने देखा होगा रास्ते में कई लोग सड़क पर ही कुछ न कुछ बेचते रहते हैं अपने गांव भर से ला करके। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई बेल बेच रहा है, कोई जामुन बेच रहा है। जामुन का मतलब ब्लैकबेरी, ठीक है। तो और एक चीज मुझे समझ में आई इसको देख करके, अगर आप कहें इस पोएम के बारे में हमारे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में एक चीज बड़ी चलती है, प्राइम मिनिस्टर उसकी बात बहुत करते हैं, वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल का मतलब लोकल की चीजों को बढ़ावा दीजिए। जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप लोकल की चीजों को बढ़ावा देते हैं तो आप पैसा उनको देते हैं जो आपके अपने आपके आसपास के लोग होते हैं। इससे उनकी इकोनॉमी बेहतर होती है। नॉर्मली होता क्या है हमारे साथ, हमको सारी चीजें तो मिल नहीं पाती, लेकिन जो मिलती है वो भी हम नहीं लेते, उसमें भी हम ब्रांड खोजते हैं। ब्रांडेड क्या कहां से मिलेगा, है ना। ब्रांड के नाम पर बड़े बड़े हॉल जो है शॉपिंग मॉल में जाकर के चीजें खरीदते हैं, दुगना पैसा देकर के आते हैं, ये मानते हैं कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस ना करके जो हमारे आसपास के लोग कुछ अगर कर रहे हैं जो हमारे लेने लायक है, अब ये थोड़ी कि जो आपको नहीं चाहिए वो भी आप ले लें, लेकिन जो लेने लायक है वो हम ले सकते हैं, हमें लेना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो चीजें कैसे होती हैं, एक पोएट कैसे सोचता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है। क्या है? एक्सप्लोर द प्लाइट ऑफ डिप्राइव्ड फार्मर्स, यानी किसानों की प्लाइट, यानी उनकी जिंदगी कैसे चल रही है। वो किसान जो डिप्राइव्ड है, डिप्राइव्ड का मतलब जिनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, आर होपिंग टू अर्न सम मनी टू लीड अ प्रॉस्परस लाइफ, चाहते हैं थोड़ा बहुत जो उनके पास है उसको बेच करके कुछ पैसे कमा लें और प्रॉस्परस लाइफ जिए। क्या करेंगे? सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू अनमाइंडफुल सिटी फोक, जो भी कुछ उपजाते हैं, कोई मूली ही उपजाया है, कोई आलू बेच रहा है, कोई प्याज बेच रहा है, कोई टमाटर, कोई सरपुतिया बेच रहा है ना। कुछ लोग फूल बेचते हैं, कुछ लोग आंवले बेच रहे हैं आज के समय में, अभी समय जो चल रहा है। तो इस तरह से चीजें आती हैं। तो जो जिसने जो पैदा किया है, इसके पास जो है उसको अमरूद बेचा करते हैं, आप सीजन में आम बेचते हैं। तो किसको कह रहा है यहाँ पर? बात हम अमेरिका की करना है, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है वहां के बारे में। तो अपनी चीजें वो बेचना चाह रहे हैं, किसको? अनमाइंडफुल सिटी फोक, शहर के वो लोग जो रास्ते से होकर के गुजर रहे हैं, उनको कुछ अच्छा लग जाए तो वो चाहते हैं कि उनको बेचा जाए। आपको बता दें हम लोग शहर से आते हैं, लेकिन खीरे के सीजन में यहाँ के कुछ टीचर्स खीरा यही जो है चंदा घाट के आगे जा करके रास्ते पर देखिएगा खीरा बेचते हैं, तो वहीं से लेकर के जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? उसको ढो के 30 रुपये ले जाते हैं वापस, सस्ता मिलता है और उम्मीद करते हैं क्वालिटी भी अच्छी होगी। हालांकि आज के समय में क्वालिटी की बात करता एक तरह से बेवकूफी ही है, क्योंकि आज के समय में कोई भी फसल जो बेचने के लिए पैदा की जा रही है वो बिना दवा के, बिना खाद के नहीं हो रही। तो बहुत हेल्दी तो नहीं होगा, लेकिन जो आपको मार्केट में मिल रहा है वही कौन सा है ना। तो कह रहा है कि अनमाइंडफुल सिटी फोक,
शहर के वो लोग जिन्हें फर्क नहीं पड़ता उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सब क्या करते हैं, उनके लिए रोड साइड स्टैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो सड़क से जा रहे हैं, एकदम स्पीड में भागे जा रहे हैं, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर कोई स्टैंड है। कैसे आप क्या शब्द बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलते हैं जी, स्टॉल टाइप, कि कोई स्टॉल है, हिंदी तो नहीं है स्टॉल, हाँ गुमती होती है, अगर तो थोड़ी बेहतर स्थिति में होती है, ठीक है, गुमती भी कर सकते हैं, ठेला कर सकते हैं, है ना। तो उनके लिए वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती जो वहां से होकर के गुजर रहे हैं। The roadside stand explores the plight of deprived rural folk who are hoping to earn some money to lead a prosperous life by selling their produce to unmindful city folk speeding by their roadside stand. Robert Frost, one of the most acclaimed 20th century poets, was born on 26th March. अब थोड़ी सी बात करेंगे पोएट की। देखिए चित्र दिया हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम है, पैदा हुए 1844 में, he died in 1963। कहाँ पैदा हुए, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, ये एक स्टेट है अमेरिका का, ठीक है। 1874 in San Francisco, California. Frost spent his early years in San Francisco. बचपन का समय कुछ बीता सैन फ्रांसिस्को में और कुछ मैसाचुसेट्स में, Cisco and Massachusetts. He attended Dartmouth University. बाद में पढ़ाई के लिए डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी गए, हाई स्कूल के लिए, उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए। आज के समय में काफी फेमस यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन काफी फेमस है अमेरिका में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो वहां से बाद की पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई पूरी कर नहीं पाए, ड्रॉप आउट हो गए। ड्रॉप आउट का मतलब जिसको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ जाए, तो दिमाग में After high school इसलिए ड्रॉप and आउट हो later गए। Harvard University, but had to drop out due to ill health. After an unsuccessful stint, और ये नॉर्मली मुझे लगता है गांव घर के किसी बच्चे से भी पूछा जाएगा कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, तो शायद ही कोई बच्चा बोलेगा मैं किसान बनना चाहता हूं। हर गांव का बच्चा किसान का बच्चा होता है, लेकिन उससे अगर पूछा जाए तो वो नहीं कहता कि मैं किसान बनना चाहता हूं। यहाँ देखिए, हम एक बंदे के बारे में पढ़ रहे जो अमेरिका में था, जिसने कविताएं लिखी, और हम क्या पढ़ रहे हैं, वह किसान के रूप में असफल रहे, यानी किसान बनना चाहते थे। खेती किसानी से कितना प्यार था इनको। नॉर्मली कमाने वाले लोग भी किसानी करते हैं, तो कब करते हैं, रिटायर होने के बाद। कुछ सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो नौकरी घर के आसपास पा जाते हैं, तो दोनों काम कर लेते हैं, नौकरी भी कर लेते हैं और खेती किसानी भी कर लेते हैं। at farming, Frost, along with his wife and और उसके बाद इनका मन किया कि चलो पोएट बनते हैं, कविताएं लिखेंगे। कविता लिखने के लिए इनको देश छोड़ना पड़ा, बड़े लोगों की बड़ी बात भाई, इनके पास ऑप्शन होते हैं, गरीबों के पास तो राज्य छोड़ने का ऑप्शन नहीं रहता है, देश कहां से छोड़े। तो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कहां चले गए, ग्रेट ब्रिटेन चले गए। क्या करते हैं कि वहां पर इनकी कविताएं पब्लिश and होंगी। children moved to Great Britain in the hope of getting his poems published. It was there that his first collection of poems, A Boy's Will, was published, followed by Northern. जो कविताओं का कलेक्शन होता है उसको एंथोलॉजी कहा जाता है, उसको कलेक्शन ऑफ पोएम भी कह सकते हैं। पहले एंथोलॉजी का नाम है अ बॉयज वेल, उसके बाद आया नॉट ऑफ बोस्टन। वहां पर उनको एज़रा पाउंड से उनकी मुलाकात हुई, और एडवर्ड थॉमस से भी इनका काफी इन्फ्लुएंस दिखता है, इनके वर्क पर इनका प्रभाव दिखता है। It was at this time that Frost met poets Ezra Pound and Edward Thomas, who had a profound influence on his work. With the onset of the World War I, वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब तक हुआ था,
की योग्यता दर्ज हो रही है उसमें। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, तो 1914 के आसपास इनको अमेरिका वापस आना पड़ा। Frost returned to America and relaunched his फिर आए, फिर यहाँ पर अपना करियर राइटिंग में, टीचिंग में और फार्मिंग में लॉन्च कर दिया, यानी एक ही साथ पोएट भी बने और टीचर भी बने और फार्मिंग भी करते रहे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन जैसी पर्सनालिटीज बताती हैं कि कैसे आप एक ही जगह रह करके भी अपना कर्म ढंग से करके भी आप वर्ल्ड फेमस हो सकते हैं। His career in writing, teaching and farming. Since then, he won seven. और उसके बाद पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। किसी को जिंदगी में एक पुलित्जर मिल जाता है, राइटिंग के लिए दिया जाता है पुलित्जर प्राइज, तो बड़ी बात कही जाती है। इस बंदे को 4 पुलित्जर मिला था, है ना, पुलित्जर प्राइज। इसके लिए न्यू हैम्पशायर, अ पोएम विद नोट्स, ग्रेस नोट्स, कलेक्टेड पोएम्स, फर्दर रेंज और विटनेस ट्री, इन सारे वर्क के लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला। Several awards for his works, including but not limited to 4 Pulitzer Prizes for his books New Hampshire, a poem with notes and grace notes, collected poems, a further range, and a witness tree. Frost रूरल फॉर्म लाइफ, यानी गांव की जिंदगी जिसमें खेती किसानी की बात होती है, उसके बारे में उन्होंने लिखा और उससे क्या एक्सप्लोर किया, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ एंड मैन्स आइसोलेशन एंड फ्रेजिलिटी कंपेयर्ड टू द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स। बाकी दुनिया में क्या-क्या हो रहा होता है और इस किसान की जिंदगी में क्या हो रहा है, दोनों में बड़ा अंतर है। कहीं मिसाइल छोड़ी जा रही है, कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं बड़ी-बड़ी मशीनें बन रही हैं, कहीं किसी की हत्या हो रही है, किसी का असैसिनेशन हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, कहीं कोई देश विकास कर रहा है, कहीं पर रॉकेट लॉन्च हो रहा है, और यहाँ पर खेत में किसान कुदाल लेके खुदाई कर रहा है, खुदाई कर रहा है, निराई कर रहा है, खुदाई कर रहा है। बाकी दुनिया एकदम अलग और किसान की जिंदगी एकदम अलग। और कई बार इसलिए आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा अकेला भी पड़ जाता है, आइसोलेट हो जाता है। अभी देखिए चुनाव का माहौल चल रहा है, देखिए चुनाव में जो नेता लोग खड़े हैं आइसोलेट होते हैं, अकेले पड़ते हैं कभी, हजारों हजार की भीड़ के साथ घूम रहे होते हैं, वो भी तो काम कर रहे हैं अपना, लेकिन उनके काम में आइसोलेशन नहीं है, उनके काम में केवल लूटते समय आइसोलेशन है। लूटते समय का मतलब जब कमाई करनी हो तब वो अलग अलग रहेंगे, अकेले अकेले, है ना, बाकी समय में भीड़ पूरी होती है। When he wrote about rural farm life, through which he explored the complexities of life and man's isolation and fragility compared to the vastness of the universe. Some of his most noble poems. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स जो इनकी हैं, एक है द रोड नॉट टेकन जो आपको पढ़ना है, मेल्टिंग वॉल भी काफी फेमस पोएम है इनकी, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, इसी की वो लाइन है कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, काफी फेमस लाइंस हैं। और एक है ऑल नाइट ऑल नाइट, the road not taken, mending wall, stopping by the woods on a snowy evening, and all night, all night. The poem opens. तो ये सारा डिस्कशन रहा पोएट्स के बारे में। अभी लाइट कट चुकी है, हो सकता है कभी भी ऑफ हो जाए, लेकिन हम पोएम की शुरुआत कर लेते हैं। क्या है पोएम में? रोड साइड स्टॉल, देखो स्टॉल वर्ड यूज कर दिया ना, रोड साइड स्टॉल का डिस्क्रिप्शन है, इस तरह आप इमेजिन कर सकते हैं। आगे मैंने कहा लोकल हनी, है ना भैया, वोकल फॉर लोकल, with a description of a roadside stall. It is a small
stand. इस छोटा सा स्टैंड है, कहाँ पर है? एक किनारे पर है, सड़क के किनारे पर, जहां से शहर वाले जाते हैं या शहर के लोग रहते हैं। यदि शहर के लोग जिस सड़क से निकलते हैं या कहीं जहां से शहर की शुरुआत होती है, वहीं पर कहीं पर ये एक स्टॉल लगा हुआ Which है। the occupants of the little old house have set up by extending the shed in front. It is located along the edge of a road used by city dwellers. The poet feels कह रहा है कि ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो चाहता है कि जो ओनर्स हैं उनको चैरिटी चाहिए कि कोई ऊपर दया कर दे। अगर उस स्टॉल की हालत खराब देख करके लगे किसी गरीब का स्टॉल है तो उसकी जाकर कुछ मदद कर दी जाए, ये नहीं चाहिए। उसकी मदद ये है कि वो जो बेच रहा है आप खरीद लीजिए। और यहाँ पर एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, जिंदगी कभी मौका दे और कभी आप खूब पैसे वाले हो जाएं तो ऐसे रोड पर बेचने वालों से जब कोई अति करने तो अलग बात है, पूरे कोई सब अति करते हैं, नहीं तो नॉर्मल रेट पर कोई चीज दे रहा है तो उसको कुछ कम मत करवाइए। मान लीजिए कि आपका जूता फट गया, टूट गया, आप एक कोची से जाके काम करवा रहे हैं और वो कर रहा है 20 रुपया और आप झगड़ा करके उसको 10 रुपया दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। कोई अगर कर्म करके कुछ कमाने की कोशिश कर रहा है, आपको लग रहा है कि 5 रुपया ज्यादा दे रहा है, उसको दे दीजिए अगर आपके पास है। नहीं है तो गुस्सा कर माहौल बना कर रिक्वेस्ट करके कम करा दीजिए, अलग बात है। कोई भी कमाने के उद्देश्य से कहीं बैठा है, जैसे मान लीजिए होता है कि कोई नॉर्मल रेट से नहीं दे रहा है, आप अरे बहुत लग रहे हैं, आप इतने में इतने में मिल रहा है। कई बार 1-2 रुपए रख कर के केवल उन जो बेचने वाले हैं उनको आपको सामान देना पड़ता है, तो इससे बहुत फायदा नहीं होता। नॉर्मली होता क्या है, हम बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, वहां कोई हम बार्गेनिंग नहीं करते, जो प्रिंट रेट है उस पर लेकर सामान आते हैं। बल्कि मॉल वाले कई बार आपको 499 रुपया हुआ है, आप 500 का नोट देंगे तो आपको 1 रुपया वापस न करके चॉकलेट पकड़ा देंगे। तो आपको लगता है कि बैंक पर मान जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, आप चॉकलेट लेके घर से निकल लेते हैं। तो एक तरह से उसने आपको 500 का सामान बेच दिया, 499 आपके मन से, 1 रुपया उसके मन से। आपको लगा ये 1 रुपया ही है, लेकिन आपके जैसे हजारों आते हैं उसके पास, तो वहां पर तो आपकी जबान नहीं खुल रही। जहां प्रिंट रेट मिल रहा है और जहां लोकल लोग कुछ पैसा कमाना चाह रहे हैं, अपनी कमाई करना चाह रहे हैं, वहां पर जाकर के आप तगादा कर रहे हैं, आप जाकर कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप जाकर के बार्गेनिंग कर रहे हैं। तो इससे बचना चाहिए। अगर ईश्वर ने आपको लायक बनाया है, 2-4 रुपया अगर उनको चाहिए या मतलब वो कमाने के लिए बैठे, आप दीजिए। ऐसे ही गिव एंड टेक से रिश्ता चलता है दुनिया का। आप किसी के काम आ जाएं, कोई आपके काम आ जाए। हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। पढ़ने के लिए हमें टीचर चाहिए, इलाज कराने के लिए डॉक्टर चाहिए, बाल काटने के लिए नाई चाहिए, मशीनों को बनाने के लिए मैकेनिक चाहिए। सब एक दूसरे पर डिपेंड है। हाँ, कोई अति करे तो उससे बात करिए, और नहीं जो जेन्युइन रेट है उस पर पैसा देने से हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आज तक इतना है।